गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। ठीक है, तो जो लिटरेरी थ्योरी के अंडर एक पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है उसके ऊपर हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो हमारी पार्ट 1 वीडियो है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हमसे कि जो पोस्ट कॉलोनियल है इज ऑल्सो रेफर टू एज। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी होती है उसको हम और किस नाम से उसको बुला सकते हैं। क्या हम पोस्ट कॉलोनियल को बोल सकते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर स्टडीज़ होती है। हमने देखा था कि थर्ड वर्ल्ड क्या होता है कि देखो, फर्स्ट वर्ल्ड है जो कि मतलब पहले यूरोप खुद को समझता था। सेकेंड वर्ल्ड में हमारे आ जाते हैं जब अमेरिका का इमर्ज होता है और रशिया एज अ कंट्री इमर्ज होते हैं, तो वो अपने आप को सेकेंड बोल देते हैं। फिर थर्ड वर्ल्ड वाली हो गई जो जिनको कि इन्होंने कॉलोनाइज कर रखा था, यूके वालों ने, यूरोपियन वालों ने जिनको कॉलोनाइज कर रखा था, तो उसको थर्ड वर्ल्ड बोल देते हैं। ठीक है, बीटा ऑप्शन है हमारा कॉमनवेल्थ लिटरेचर। कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज होती हैं जिन पे जो यूरोपियंस थे उन्होंने कब्जा कर रखा था। जो यूरोपियन पावर्स थी जिन्होंने कॉलोनाइज कर रखा था ना, उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज का दर्जा दिया जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, तो यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या मतलब हो गया कि उनमें वो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं विच वर अंडर दी रूल ऑफ द यूरोपियंस, तो हेंस दी वर्ड कॉमनवेल्थ। ठीक है, उन्होंने ही हमको नाम दे दिया है बेइज्जती के तौर पे। स्टिल वी कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। चार्ली ऑप्शन है हमारा दलित लिटरेचर। दलित लिटरेचर का तो ये अलग से ही हो गया, तो इसको हम पोस्ट कॉलोनियल नहीं बोल सकते। ये तो एकदम क्लियर आंसर है कि दलित लिटरेचर तो नहीं होने वाला ऑप्शन। तो बच गए हमारे ये। तो हम जो पोस्ट कॉलोनियल होता है इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर स्टडीज, या फिर उसको हम कॉमनवेल्थ लिटरेचर भी बोल सकते हैं। हेंस दी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो हमारा डेल्टा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो पोस्ट कॉलोनियल है इट इज ऑल्सो रेफर टू एज बोथ ए एंड बी, दैट इज थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर या फिर कॉमनवेल्थ लिटरेचर। कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है इट रेफर्स टू, इन ऑप्शंस में से कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है टू डिफाइनिंग द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर उसको बोलते हैं जो वो लिखा गया था दैट इज बिफोर एंड आफ्टर द डोमिनेशन ऑफ द कोलोनाइज्ड कंट्रीज। कोलोनाइज्ड मतलब होता है कि कब्जा कर लेना, है ना। जब यूके ने हमारे इंडिया पे कब्जा कर लिया तो दैट इज कॉल्ड एज कोलोनाइज्ड। उस टर्म को बोलते हैं कोलोनियल या फिर उसको हम बोल देते हैं इम्पीरियल। ठीक है, इम्पीरियलिज्म कोलोनियलिज्म सेम टर्म्स हैं। तो पहले ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है वो बिफोर एंड आफ्टर डोमिनेशन ऑफ द कोलोनाइज्ड कंट्रीज इसको बोलते हैं। आफ्टर द डीकोलोनाइजेशन ऑफ कोलोनाइज्ड कंट्रीज की जो लिटरेचर लिखा गया था आफ्टर द डीकोलोनाइजेशन, यानी कि जब वो ब्रिटिश पावर्स या फिर जो यूरोपियन पावर्स थे दे वेंट बैक टू देयर ओरिजिनल कंट्रीज, उसके बाद जो साहित्य लिखा गया दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। या फिर सम लिटरेचर दैट इज रिटन ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज। डेल्टा ऑप्शन है कि दैट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन एल्फा। एल्फा ऑप्शन में क्या बोलते हैं कि जो बिफोर एंड आफ्टर डोमिनेशन ऑफ द कोलोनाइज्ड कंट्रीज है बोथ कम्स अंडर द पार्ट ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, यानी कि पहले का भी है और आफ्टर का भी है। डोमिनेशन से पहले का लिटरेचर, डोमिनेशन से आफ्टर का लिटरेचर, दोनों लिटरेचर को मिला करके हम बोल देते हैं कि ये हमारा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हो गया। कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दो टर्म, एक टर्म दी गई है एंड दे हैव आस्क्ड कि ये टर्म किन्होंने कॉइन की है। ओके, तो व्हाट इज द टर्म है हमारी थर्ड वर्ल्ड स्टडीज। तो ये पूछ रहे हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड स्टडीज जो टर्म है ये किन्होंने कॉइन करी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो। इज इट कॉइन्ड बाय एल्फोर्ड या फिर गायत्री स्पिवाक या फिर होमी के भाभा एंड एडवर्ड सैयद। तो इसमें जो इनका करेक्ट आंसर है ना दैट इज एल्फोर्ड सॉय। ही इज द पर्सन हु हैज कॉइन्ड द टर्म थर्ड वर्ल्ड स्टडीज। गायत्री स्पिवाक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये इंडियन है। फिर होमी भाभा, ही वॉज इंडियन बॉर्न बट ही टुक द सिटीजनशिप ऑफ ब्रिटिश, तो ये बाद में ब्रिटिश हो गए थे। एडवर्ड सैयद का जो इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज ओरिएंटलिज्म। टिप्स पे याद होना चाहिए कि ओरिएंटलिज्म है और वो सब कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमारे मिक्स थ्योरिस्ट होते हैं। तो वी हैव टू नो कि विच थ्योरिस्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री एंड विच थ्योरी हैव दे गिवन। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इसमें पूछा था कि जो थर्ड वर्ल्ड स्टडीज है ना वो एल्फोर्ड ने ये टर्म को कॉइन किया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो थर्ड वर्ल्ड स्टडीज होता है वो क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड होता है हमारा नाटो को बोलते हैं। सेकंड वर्ल्ड हम बोलते हैं सोवियत वाली, जो सोवियत यूनियन है, सोवियत ब्लॉक से जो कंट्रीज बिलोंग करती हैं वो सेकंड वाले में आ गई। और जो थर्ड है ना दे वर कॉल्ड एज NAM। NAM क्या होता है,
NAM का मतलब होता है नॉन एलाइड, ओके, नॉन एलाइड मूवमेंट, यानी कि ना ही तो वो नाटो से बिलोंग करती है, ना ही वो सोवियत का पार्ट बनना चाहती है, एंड दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द थर्ड ग्रुप दैट इज नॉन अलाइंड, कि किसी का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए चाहती है वो। तो इस सेंस में एल्फोर्ड ने थर्ड वर्ल्ड स्टडीज टर्म कॉइन करी है, ओके। कमिंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, हु सेड दैट टू बी कॉलोनाइज्ड इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द हिस्ट्री। तो स्टेटमेंट है हमारी, यहाँ पे लाइंस दी गई है और हमसे पूछा ये लाइंस किन्होंने बोली है। टू बी कॉलोनाइज्ड, कि कॉलोनाइज्ड होना कैसा है, दैट इट इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द हिस्ट्री, यानी कि आपकी कोई हिस्ट्री ना रहे, आपका सारा पास्ट खत्म हो जाएगा। तो ये कहना चाहते हैं कि जो टू बी कॉलोनाइज्ड है इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द हिस्ट्री। दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय whom। पहला ऑप्शन है हमारा फ्रेंच फेनन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है वॉल्टर रोडनी, फिर है हमारा एल्बर्ट मेमी या फिर एडवर्ड सैयद। एडवर्ड सैयद के बारे में भी बताया था कि ही हैज़ रिटन द वर्क ओरिएंटलिज्म विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एल्बर्ट मेमी ही इज़ अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रेंच फेनन के 3 वर्क्स हैं जो कि सीक्वेंस में लर्न करते हैं हम लोग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका आंसर है हमारा वॉल्टर रोडनी। फ्रेंच फेनन है वो फ्रेंच कंट्री से थे। जो हमारे वॉल्टर रोडनी है ही बिलोंग टू ग्वानिया, ओके। तो ग्वानिया जो कंट्री है ना, इट इज़ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है उसके नीचे हमारा साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका के अंदर ये कंट्री है और ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। एल्बर्ट मेमी है जो ही बिलोंग टू फ्रेंच एंड पर्टिकुलरली बिलोंग टू तुनीशिया, ओके। तो ये पहले ऑक्यूपाइड थी अंडर फ्रेंच, तो एल्बर्ट मेमी हो गए हमारे फ्रेंच से या फिर तुनीशिया से। एडवर्ड सैयद है जो हमारे ही बिलोंग्स टू पैलेस्टीन एंड लेटर ही टुक द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो पैलेस्टीनियन अमेरिकन हो गए एडवर्ड सैयद, जो कि ओरिएंटलिज्म वर्क के लिए फेमस है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है हमारा वॉल्टर रोडनी। वॉल्टर रोडनी ने स्टेटमेंट बोली है क्या, दैट टू बी कॉलोनाइज्ड इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हिस्ट्री। वॉल्टर रोडनी ने ये स्टेटमेंट कौन से वर्क में बोली है, तो उन्होंने ना एक ही वर्क है उनका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, ओके। दिस इज द नेम ऑफ द वर्क, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, यानी कि जो यूरोप ने किस तरीके से अफ्रीका को अंडर डेवलप रहने दिया। सो दिस वर्क इज रिटन बाय वॉल्टर रोडनी और इस वर्क से ये लाइन्स ली गई हैं, दैट टू बी कॉलोनाइज्ड इज टू बी रिमूव फ्रॉम हिस्ट्री। कमिंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक और यहाँ पे लाइन दी गई है और हमसे पूछा है कि ये लाइन अब किन्होंने लिखी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइनिंग द सिचुएशन ऑफ द कॉलोनाइज्ड हु क्लेम्ड दैट, तो ये किन्होंने बोली है लाइन्स। लाइन्स क्या है हमारी, यहाँ से लाइन्स है हमारी, द मोस्ट सीरियस ब्लो सफर्ड बाय द कॉलोनाइज्ड इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी जो लास्ट स्टेटमेंट पढ़ी थी उसी के जैसे सिमिलर है, पर थोड़ा सा अलग तरीके से बोला है। अलग तरीके से क्या बोला है, बोलते हैं कि द मोस्ट सीरियस ब्लो सफर्ड बाय द कॉलोनाइज्ड इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द हिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा घातक उन पे प्रहार क्या है कि जो कॉलोनाइज्ड लोग हैं उन पे क्या है कि दैट दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द हिस्ट्री। तो दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय एल्बर्ट मेमी, ओके। सो एल्बर्ट मेमी इज द पर्सन, इज द थियोरिस्ट हु सेज दीज लाइन्स एंड दीज लाइन्स आर बीइंग सेड इन द वर्क, जो इनका एक ही इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड। The colonizer and the colonized. Year is also very important. The year is 1957 and you have to remember कि 1957 में एल्बर्ट मेमी ने एक वर्क पब्लिश करा जिसका क्या नाम है, द कॉलोनाइजर और द कॉलोनाइज्ड। तो इस वर्क के अंदर ही सेज दीज लाइन्स की द मोस्ट सीरियस ब्लो सफर्ड बाय द कॉलोनाइज्ड इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द हिस्ट्री, राइट। लेट अस लुक एट द अदर ऑप्शंस ऑल्सो। पहला इसमें क्या ऑप्शन दे रखा था हमको, नुआगी वा थ्योंग। नुआगी वा थ्योंग कौन है, ही बिलोंग टू केन्या। तो ये केन्या कंट्री से बिलोंग करते थे और इन्होंने इंग्लिश को रिजेक्ट करा एज अ लैंग्वेज एंड ही स्टार्टेड राइटिंग इन हिज ओन लोकल लैंग्वेज। और इस तरीके से उन्होंने अपना रेजिस्टेंस को प्रकट किया कि दैट दे आर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ द कॉलोनाइजर्स। एडवर्ड सैयद का अभी देखा थी दैट ही इज फेमसली नोन फॉर द वर्क, कौन सा वर्क था उनका, ओरिएंटलिज्म है वर्क है उनका, एंड ही बिलोंग्स टू पैलेस्टीन अमेरिका, ओके। तो पैलेस्टीन से बिलोंग करते थे, बाद में अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया। चार्ली ऑप्शन क्या था हमारा, फ्रेंच फेनन। फ्रेंच फेनन के ना 3 वर्क्स हैं, तीनों की सीक्वेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वी विल सी दैट सीक्वेंस इन द कमिंग क्वेश्चंस। कमिंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग कंप्राइजेज द होली ट्रिनिटी, ठीक है। तो होली ट्रिनिटी में कौन कौन 3 जने आते हैं, पूछ रहे हैं हमसे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। यानी कि जब भी हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं तो जैसे ही मैंने नाम लिया कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले 3 इंसान कौन आने चाहिए नाम में, विच कंप्राइजेज दी होली ट्रिनिटी। तो इसका जो आंसर है ना, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। नाउ यू हैव टू लर्न दीज नेम्स। पहला नाम क्या है हमारा, गायत्री स्पिवाक है, जो कि इंडियन है, क्रिटिक है, फेमिनिस्ट है।
फिर है होमी भाभा, उन्होंने कौन सी टर्म कॉइन करी थी, हाइब्रिडिटी टर्म कॉइन कर रखी है उन्होंने, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ मिमिक्री भी दे रखा है, आगे डिस्कस करेंगे दोनों चीज़ों को। एडवर्ड सैयद का ओरिएंटलिज्म वर्क हो गया, एंड दिस ओरिएंटलिज्म वर्क इज द फाउंडेशन, ओके, दिस वर्क इज व्हाट, इट इज द फाउंडेशन ऑफ द पोस्ट कॉलोनियलिज्म, सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो तीनों इंसान है ना, ये तीनों इंसान है, दे आर द पार्ट ऑफ द होली ट्रिनिटी। रिवाइज देम अगेन द नेम्स। पहला क्या है, गायत्री स्पिवाक, होमी भाभा एंड एडवर्ड सैयद, ठीक है। कुल तीनों के तीनों नाम बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेने आपने। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो 7th क्वेश्चन है ना, इसमें पूछ रहे कि जो एडवर्ड सैयद की जो बुक है ना ओरिएंटलिज्म, जिसको भी मैंने बार बार आपको बताया ओरिएंटलिज्म, तो पूछ रहे कि वो कौन सी ईयर में पब्लिश हुई है। तो ईयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ओरिएंटलिज्म वर्क है ना, ये फाउंडेशन स्टोन है। ओके, सो दिस वर्क इज द फाउंडेशन, लाइक कॉर्नर स्टोन है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का। जब भी कोई पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में आपसे पूछा है कि भाई पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है, तो यू हैव टू राइट द वर्क ओरिएंटलिज्म, मेंशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका जो ईयर है दैट इज 1978। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, 1978 ईयर में आता है हमारा ओरिएंटलिज्म वर्क विच इज रिटन बाय एडवर्ड सैयद। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या, 1978। कमिंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि नोगी वो थ्योंग जो है वॉज अ डैश, तो वो क्या थे। नोगी वो थ्योंग, अभी मैंने बताया दैट ही बिलोंग टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो, तो ही बिलोंग टू केन्या। अब वो केन्या कंट्री से बिलोंग करते हैं, और इनके बारे में जो स्पेशल बात याद रखने की है दैट ही रिजेक्टेड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, और अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखते थे, और इनकी लोकल लैंग्वेज थी घिकुयू, ठीक है, घिकोयो, कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर लो जैसे भी ठीक लगे। और ये केन्या से बिलोंग करते थे, और अपनी लोकल लैंग्वेज में इन्होंने लिखना स्टार्ट करा था। तो अब पूछ रहे कि वो क्या है। पहला हमारा जो ऑप्शन है ना, वो बोलता है कि साइको एनालिटिक क्रिटिक है। क्या ये साइको एनालिटिक थ्योरी से बिलोंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते यार साइको एनालिटिक से। तो हमारा फिर अगला ऑप्शन है फॉर्मलिस्टिक क्रिटिक। क्या ये फॉर्मलिस्ट क्रिटिक है? फॉर्मलिस्ट क्रिटिक कौन होते हैं? जो कि एक पोयम को, जैसे कि पोयम है या फिर कोई वर्क है, तो उसको ना उसकी फॉर्म्स पे वैल्यूएट करते हैं कि उसमें क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करे गए हैं, तो यानी कि फॉर्म्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। वो भी नहीं थे, ये बिल्कुल भी नहीं थे वो। तो चार्ली ऑप्शन है हमारा मार्क्सिस्ट कल्चरल क्रिटिक, हो सकता है ये। फिर हमारा डेल्टा ऑप्शन बोलता है कि स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक थे, कि स्ट्रक्चर में बिलीव करते थे, ये भी नहीं था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो हमारा हो गया है चार्ली ऑप्शन, दैट ही वॉज अ मार्क्सिस्ट कल्चरल क्रिटिक। तो वो एक मार्क्सिस्ट कल्चरल क्रिटिक थे, क्योंकि वो एक फॉरेन लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को रिजेक्ट कर रहे हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो थोड़ा मतलब अपने कल्चरल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कल्चरल क्रिटिक तो हो गए ना, क्योंकि कल्चर पे टिप्पणी कर रहे हैं वो। और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वही होती है कि भाई जो कि बिलीव करती है कि भाई प्रोलेटेरियट्स और बॉर्जवाजीज के बीच में जो ऑनगोइंग जो स्ट्रगल है उसके बारे में जो हाईलाइट करे। तो वो भी यही हाईलाइट करते थे ना कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में होता ही क्या है कि सपरेशन ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल बाय द कॉलोनाइजर्स। तो देयरफॉर द आंसर इज दैट नुआगी वो थ्योंग कौन थे, दैट ही वाज अ मार्क्सिस्ट कल्चरल क्रिटिक। कमिंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि जो फ्रेंच फैनन है ना, उन्होंने रोट 2 ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी 2 किताबें फ्रेंच फैनन ने लिखी हैं और कौन सी किताब फ्रेंच फैनन ने नहीं लिखी है। पहला हमारा ऑप्शन है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच फैनन का नाम याद रखो सबसे पहले, ठीक है। फ्रेंच फैनन हो गए हमारे। फिर उन्होंने पहले बुक क्या लिखी, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। फिर थिंग्स फॉल अपार्ट की इन्होंने लिखी है, जस्ट ट्राई टू गेस, थिंग्स फॉल अपार्ट की इन्होंने लिखी है चिनवा आचीबी ने, ओके, चिनवा आचीबी ने। नेक्स्ट हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो बोल रहा है द रेचेड ऑफ द अर्थ। द रेचेड ऑफ द अर्थ अगेन इट इज रिटन बाय फ्रेंच फैनन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। यानी कि जो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क है हमारा अल्फा ऑप्शन है, और द रेचेड ऑफ द अर्थ, ये दोनों वर्क इन्होंने लिखे हैं हमारे फ्रेंच फैनन ने लिखे हैं। और थिंग्स फॉल अपार्ट इन्होंने लिखा है, बीटा ऑप्शन जो है दैट इज रिटन बाय चिनुआ आचीबी। नाउ दीज ईयर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क है ना, ये हमारा आया था 1952 ईयर में, और जो द रेचेड ऑफ द अर्थ है ये हमारा आया था 1961 में। ईयर्स को भी आपको एकदम याद करना है, टिप्स पे रहना चाहिए सब कुछ। अब थोड़ा सा ना बैकग्राउंड बता देती हूँ कि जो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क है, इसके अंदर क्या होता है कि भाई ब्लैक स्किन है हमारी, है ना, और हम व्हाइट मास्क वियर करना चाहते हैं, यानी कि जो ब्लैक पीपल है दे वांट टू अपीयर एज व्हाइट पीपल। वो मतलब कॉपी करना चाहते हैं, मिमिक करना चाहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिमिक्री गिवन बाय होमी के भाभा, ठीक है। और जो हमारा चार्ली ऑप्शन था कि द रेचेड ऑफ द अर्थ, इसके अंदर भी उन्होंने कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के बारे में बात की है कि जो कॉलोनाइज्ड लोग हैं वो अपने आप को कैसे फ्री कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं कि जो वाइट है ना वो उनको एक्सेप्ट कर लें एज दे आर। लेकिन फिर उनको बाद में समझ में आता है कि जो वाइट लोग हैं वो उनको कभी भी जीवन में एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं और करेंगे भी नहीं उनको।
तो फिर जब उनको ये बात समझ में आती है ना, तो फिर वो क्या करेंगे, जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स देयर ओन हिस्ट्री। तो वो अपना पास्ट को सर्च करने लग जाएंगे कि हम कहाँ से आए भाई, हमने क्या क्या करा, क्या हमारा कल्चर था, क्या हमारा इतिहास था। फिर उसको वो ग्लोरीफाई करेंगे एंड देन दे विल बी हैप्पी एंड कंटेंटेड इन देयर ओन कल्चर, और वो फिर वाइट जैसे बनने की कोशिश ही ना करें। इस वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, इसमें एक वर्क दिया गया है, दैट इज द एम्पायर राइट्स बैक, रिटन इन द ईयर 1989। दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न। ईयर तो पता होना ही होना चाहिए इसका, और जो नाम है वो भी पता होना चाहिए। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें लर्न करनी है। वर्क का क्या नाम है, द एम्पायर राइट्स बैक, और कौन सी ईयर में है, 1989 में, ठीक है। द एम्पायर राइट्स बैक 1989। अब ये जो बुक है ना, ये वर्क है, ये 3 जनों ने मिलकर लिखा है, तो इसका आंसर तो पहले ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब इनके ना नाम याद रखने हैं आपने। पहला है हमारा बिल एशक्रॉफ्ट। बिल एशक्रॉफ्ट ने लिखा है मिल करके किनके साथ, गैरेथ ग्रिफिथ्स, और चार्ली ऑप्शन क्या है, हेलन टिफिन। यानी कि इन तीनों लोगों ने मिल करके ये वर्क लिखा है, दैट इज द एम्पायर राइट्स बैक। रिवाइज द नेम अगेंस्ट, पहला कौन है, बिल बिल बिल, फिर ग्रिफिथ, टिफिन हो गए, ठीक है। तो बिल, ग्रिफिथ, टिफिन, हेलन टिफिन, गैरेथ ग्रिफिथ, बिल एशक्रॉफ्ट। बार बार इनको बोलना है, अपने आप याद हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती है। So that's all for this video. I hope all these 10 questions are clear to you all on the post-colonial theory. Don't compromise with your health. Daily exercise करनी है। बीमार होने में ना कोई nobody is going to help you, okay? तो बीमार होगे तो आपका खुद ही का ही बॉडी डिटीरियोरेट हो जाएगा और किसी भी काम में मन भी नहीं लगेगा। So it's better to stay fit. प्रायोरिटी हमेशा पहले हेल्थ होनी चाहिए, दूसरा एजुकेशन होता है। अगर हेल्थ ही नहीं है तो एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है उस चीज़ से। डेली एक्सरसाइज करनी है, एकदम डेली पढ़ाई करनी है, एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। जितनी भी मुसीबतें आए, जस्ट फाइट थ्रू देम, है ना। एंड ऑलवेज से टू योर सेल्फ दैट यू आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। मेहनत करो, अच्छे से अपना हार्ड वर्क करो, एंड स्टे हैप्पी, ओके। नो नीड टू टेक द स्ट्रेस एंड द टेंशन. Goodbye to all. See you in the next video with 10 more questions. Take care.